वेलकम स्टूडेंट्स इन मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लासेस। लास्ट सेशन में मैंने आपको पढ़ाया था डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। आज हम लोग करेंगे इसका पार्ट 2। जो टॉपिक मैंने आपको लास्ट टाइम पढ़ाया था उसी टॉपिक को आज हम और डिटेल में पढ़ेंगे। दैट मीन्स कंजम्पशन फंक्शन एंड सेविंग फंक्शन। शुरुआत हम लोग कर रहे हैं कंजम्पशन फंक्शन से, जिसे प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी कहा जाता है। द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम इज कॉल्ड कंजम्पशन फंक्शन। यानी कि कंजम्पशन और इनकम के बीच जो संबंध है, या कह सकते हो जो रेशियो है, वही कहलाता है कंजम्पशन फंक्शन। इट मीन्स प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन कंजम्पशन। इसका मतलब है कि हम लोग अपनी इनकम का कितना हिस्सा खर्च कर देते हैं गुड्स एंड सर्विसेज पर। यानी कि कंजम्पशन जो है वो कितना पार्ट है इनकम का, उसका प्रपोर्शन यानी कि उसका रेशियो क्या है। मैथमेटिकली इसे कहा जाता है C इज इक्वल टू FI, यानी कि कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। दैट मीन्स अगर इनकम बढ़ेगी या घटेगी तो उसका असर कंजम्पशन पर पड़ता है। और यह बात भी माइक्रो लेवल पर भी अप्लाई होती है और मैक्रो लेवल पर भी यह बात अप्लाई होती है। अगर इनकम बढ़ेगी या घटेगी तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा और घटेगा। इसी बात को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं क्वेश्चन में, C इज इक्वल टू C बार प्लस BY, जहां पर C शो कर रहा है टोटल कंजम्पशन को, C बार शो कर रहा है ऑटोनोमस कंजम्पशन को। जिसका मतलब है कि वो कंजम्पशन जो इनकम जीरो होने पर होगा, जहां पर C हमेशा ग्रेटर देन होगा जीरो से, क्योंकि इनकम जीरो होने पर कंजम्पशन जीरो नहीं होगा। अगर इस इक्वेशन में हम लोग y की जगह पुट कर दें जीरो, दैट मीन्स BY जीरो हो जाएगा। तो वहां पर हमें दिखाई देगा कि कंजम्पशन बराबर हो गया ऑटोनोमस कंजम्पशन के। दस C इज ग्रेटर देन जीरो, और यहां पर B का मतलब है MPC, दैट मीन्स मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। दैट मीन्स चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। Thus, B is always greater than 0 and less than 1, यानी कि B की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी। दैट मीन्स B की वैल्यू हमेशा आएगी 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 इस प्रकार से। एंड Y इज इक्वल टू लेवल ऑफ इनकम, दैट मीन्स नेशनल इनकम। इसी बात को और पढ़ेंगे डिटेल में भी आगे। दिस लॉ ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एक्सप्लेन्स, यह जो नियम है कंजम्पशन का, यह हमें बताता है पॉइंट नंबर 1, एज इनकम इंक्रीजेज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंक्रीजेज बट बाई लेस देन द इंक्रीज इन इनकम। यानी कि इनकम के बढ़ने पर कंजम्पशन भी बढ़ता है, लेकिन कंजम्पशन के बढ़ने की स्पीड थोड़ी कम होती है, क्योंकि जितनी हमारी इनकम बढ़ती है पूरी इकोनॉमी में, उसमें से हम लोग कुछ सेविंग्स भी करते हैं, जिसकी वजह से इनकम जब बढ़ेगी तो कंजम्पशन उतना नहीं बढ़ेगा जितना कि इनकम बढ़ी है, क्योंकि हम लोग कुछ सेविंग्स भी करेंगे। पॉइंट नंबर 2, व्हेन इनकम इज वेरी लो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज हायर देन इनकम। जब इनकम का लेवल काफ़ी कम होगा तो हमें दिखाई देगा कि कंजम्पशन इनकम से ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि सर्वाइव करने के लिए कुछ मिनिमम लेवल का कंजम्पशन करना ज़रूरी होता है, और वही कहलाता है ऑटोनोमस कंजम्पशन। पॉइंट नंबर 3, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ एन इकोनॉमी नेवर बिकम जीरो। कंजम्पशन कभी भी जीरो नहीं हो सकता। सर्वाइव करने के लिए कुछ ना कुछ कंज्यूम तो इकोनॉमी में करना ही पड़ता है।
नेक्स्ट, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसके बारे में आपको पहले भी पढ़ाया गया था लास्ट वीडियो में, जिसे बोलते हैं एपीसी, द रेशियो ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर टू टोटल इनकम इज कॉल्ड एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, दैट मीन्स सी अपॉन वाई। कंजम्पशन और इनकम के बीच जो रेशियो है वही कहलाता है एपीसी। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, MPC, the ratio of change in consumption to change in income is called marginal propensity to consume. That means delta C upon delta Y is equal to MPC. अगर हमें MPC वैल्यू निकालनी है तो हमें चेंज देखना होगा कि बदलाव कितना आया है कंजम्पशन में, और उसे डिवाइड करेंगे कि बदलाव कितना आया है इनकम में। Marginal propensity to consume is always greater than 0 and less than 1. MPC की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में ही होगी। 0 और 1 हो सकती है स्पेशल सर्कमस्टेंसेज में केवल, वरना 0 से छोटी वैल्यू नहीं हो सकती और 1 से बड़ी भी नहीं हो सकती। 0 और 1 हो सकते हैं केवल स्पेशल सर्कमस्टेंसेज में, वरना MPC की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में ही होती है। ये स्पेशल सर्कमस्टेंसेस कौन से हैं इसको भी समझ लीजिए। अगर इनकम में चेंज आया 100 करोड़ पूरी इकोनॉमी के अंदर, और कंजम्पशन में भी चेंज आया 100 करोड़, तो आंसर आएगा फिर 1। और अगर इनकम में चेंज आया 100 करोड़ और सेविंग में भी चेंज आ गया 100 करोड़, यानी कि कंजम्पशन में चेंज आया ही नहीं, कंजम्पशन में चेंज 0 आया है, तो फिर इसका आंसर 0 आएगा। वरना MPC की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में ही होती है, और ये बात इंपॉर्टेंट है। बिकॉज एडिशनल कंजम्पशन इज लेस देन एडिशनल इनकम। इसका सीधा सीधा रीजन यही है कि एडिशनल कंजम्पशन हमेशा एडिशनल इनकम से कम ही होता है। अर्थात इकोनॉमी में जब इनकम का लेवल बढ़ता है तो कंजम्पशन का लेवल उससे कम ही बढ़ता है हमेशा। द वैल्यू ऑफ MPC कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1। MPC की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं हो सकती कभी भी। APC की वैल्यू हो सकती है, लेकिन द वैल्यू ऑफ APC कैन बी ग्रेटर देन 1। और ऐसा कब होगा? व्हेन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज हायर देन इनकम, यानी कि जब इनकम का लेवल रह जाएगा कम और कंजम्पशन करेंगे हम उससे ज्यादा। इट्स रीजन इज बिकॉज सम मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन हैज टू बी मेंटेन्ड इवन व्हेन इनकम इज वेरी लो और निल। क्योंकि हमें मिनिमम कुछ ना कुछ कंजम्पशन लेवल मेंटेन करना पड़ता है, अगर इनकम नहीं है तो भी, और इनकम कम है तो भी, और वही कहलाता है ऑटोनोमस कंजम्पशन। नाउ प्रोपेंसिटी टू सेव, जिसे सेविंग फंक्शन कहा जाता है। द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम इज कॉल्ड सेविंग फंक्शन। सेविंग और इनकम के बीच जो संबंध होगा वही सेविंग फंक्शन कहलाएगा। दैट मीन्स सेविंग इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, यानी कि सेविंग पर भी इनकम का ही असर पड़ता है। इनकम अगर बढ़ेगी या घटेगी इकोनॉमी में तो सेविंग्स में भी चेंज आएगा, क्योंकि इनकम के दो ही पार्ट होते हैं, कंजम्पशन और दूसरा सेविंग्स। C+S इज इक्वल टू वाई। सेविंग की इक्वेशन को इस प्रकार से लिखा जा सकता है, S इज इक्वल टू -C बार प्लस 1 - B वाई, और यहां पर -C बार शो कर रहा है S बार को, यानी कि ऑटोनोमस सेविंग्स को, प्लस आगे वही लिखेंगे 1 - B वाई। यहां पर S शो कर रहा है सेविंग्स को, -C बार शो कर रहा है S बार को, जिसका मतलब है ऑटोनोमस सेविंग्स। अर्थात वो सेविंग्स जो इनकम के 0 होने पर दिखाई देगी। 1 - B इंडिकेट कर रहा है MPS, क्योंकि B की वैल्यू है
MPC के बराबर, और MPC और MPS का टोटल हमेशा 1 आता है, तो 1 में से अगर माइनस कर देंगे B यानी कि MPC, तो आंसर आएगा MPS। Y शो करता है यहां पर नेशनल इनकम को। दिस लॉ ऑफ प्रोपेंसिटी टू सेव एक्सप्लेन्स, यह जो नियम है हमें क्या बताता है कि एज इनकम इंक्रीजेज सेविंग ऑल्सो इंक्रीजेज, बट द रेट ऑफ इंक्रीज इन सेविंग इज लेस देन द रेट ऑफ इंक्रीज इन इनकम। यानी कि जब इनकम बढ़ेगी इकोनॉमी के अंदर तो सेविंग भी बढ़ेगी, लेकिन सेविंग बढ़ने का जो रेट होगा या जो स्पीड होगी वो कम होगी हमेशा इनकम के बढ़ने पर। इनकम के बढ़ने से जो स्पीड आएगी, सेविंग में बढ़ने की स्पीड हमेशा उससे कम आपको दिखाई देगी, क्योंकि हम लोग कंज्यूम भी तो करेंगे कुछ ना कुछ एडिशनल। अगर इनकम बढ़ेगी तो हम लोग कंजम्पशन भी बढ़ाएंगे, अर्थात सेविंग फिर उसी स्पीड से नहीं बढ़ पाएगी जिस स्पीड से या जिस रेट से इनकम हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पॉइंट नंबर 2, लोअर लेवल ऑफ इनकम। अगर इनकम का लेवल कम है, सेविंग इज नेगेटिव, तो वहां पर सेविंग आपको घटती हुई दिखाई देगी, क्योंकि अगर इनकम का लेवल बहुत ज़्यादा कम है तो भी हमें कुछ मिनिमम लेवल कंजम्पशन का मेंटेन करना पड़ता है, तो उस वक्त वो कंजम्पशन कहाँ से होगा, वो सेविंग से होगा। जिसकी वजह से अगर इनकम का लेवल काफ़ी कम है या इनकम ज़ीरो है, तो वहाँ पर आपको सेविंग्स हमेशा नेगेटिव में देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, द रेशियो ऑफ टोटल सेविंग्स टू टोटल इनकम इज कॉल्ड एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, दैट मीन्स APS। टोटल सेविंग्स और टोटल इनकम के बीच जो रेशियो होगा, दैट मीन्स APS इज इक्वल टू S/Y। सेम इसी प्रकार से MPS, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, the ratio of change in saving to change in income is called marginal propensity to save, that means delta S upon delta Y is equal to MPS। value of APS can be negative, APS की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, 1 से बड़ी तो कभी हो ही नहीं सकती, इस बात को भूल जाइएगा, क्योंकि APS अगर 1 हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि कंजम्पशन ज़ीरो है, और कंजम्पशन कभी ज़ीरो नहीं होता, तो APS की वैल्यू नेगेटिव में हो सकती है। जब हमने आपको बताया था कि APC की वैल्यू 1 से बड़ी हो सकती है, और जब APC की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो वहां पर APS आपको हमेशा नेगेटिव में ही दिखाई देगा। ऐसा कब होगा, व्हेन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एक्सीड्स इनकम, जब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इनकम से ज़्यादा होगा, तो ऐसे टाइम पर APC की वैल्यू 1 से बड़ी होगी और APS की वैल्यू नेगेटिव होगी। माइंड यानी ध्यान देने वाली बात, वैल्यू ऑफ MPS लाइज ऑलवेज बिटवीन 0 एंड 1, लेकिन जिस प्रकार से MPC की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है, सेम वैसे ही MPS की वैल्यू भी हमेशा 0 और 1 के बीच में ही होती है। Its reason is, if additional income is entirely consumed, then there is no saving। इसका रीजन यही है कि अगर हमने एडिशनल इनकम को पूरा का पूरा कंज्यूम कर लिया तो एडिशनल सेविंग्स नहीं होंगी, जिसकी वजह से MPS 0 आएगा। एंड इफ एंटायर एडिशनल इनकम इज सेव्ड, और जितनी इनकम हमारी बढ़ी वो पूरी इनकम हमने सेव कर ली, तो MPS की वैल्यू 1 आएगी। इन शॉर्ट, MPS is always greater than 0 but less than 1। नेक्स्ट, ये बात आपको पहले भी बताई गई है और इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा, इसी बात को और डिटेल में पढ़ेंगे भी आगे। MPC और MPS का टोटल हमेशा 1 आता है, सेम इस प्रकार से APC और APS का टोटल भी हमेशा 1 आता है। Point number 1, prove that APC can be greater than 1 and APS can be a negative number। तो यहां पर एग्जाम्पल लेंगे इस बात को प्रूव करने के लिए।
सपोज y इज इक्वल टू 1000, यानी कि नेशनल इनकम है ये इकोनॉमी की, जिसमें से कंजम्पशन हो रहा है 3000, यानी कि कंजम्पशन ज़्यादा है इनकम से। ऐसा होने पर हमें दिखाई देगा सेविंग आएगी नेगेटिव में, क्योंकि सेविंग निकालने का तरीका यहां पर क्या होगा, इनकम माइनस कंजम्पशन, क्योंकि C प्लस S का मतलब ही होता है Y। तो अगर इनकम में से माइनस कर देंगे कंजम्पशन तो आ जाएगी सेविंग्स। अब यहां पर निकाल के दिखाएंगे एपीसी, जिसका फॉर्मूला है C अपॉन Y, यानी कि 3000 अपॉन 1000, दैट मीन्स 3। तो यहां पर प्रूव होता है कि एपीसी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो सकती है। और अगर निकालेंगे एपीएस तो फॉर्मूला लगाएंगे S अपॉन Y, जिसकी वैल्यूज पुट करने पर दैट मीन्स -2000 अपॉन 1000, आंसर आएगा -2। और अगर इन दोनों को प्लस करके देखेंगे तो आंसर आपको 1 ही दिखाई देगा। दैट मीन्स एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से अगर हमें ये साबित करना हो कि एपीसी प्लस एपीएस हमेशा 1 होता है, तो भी आप इस प्रकार का एग्जाम्पल दे सकते हैं। That means 3 plus -2 is equal to 1. Hence proved. Prove that APC plus APS is equal to 1. अगर हमें इस बात को साबित करना है कि APC और APS की वैल्यू भी 1 होती है, लेकिन न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से नहीं। यहाँ पे आपको दोनों तरीके दिखाए जाएंगे, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के साथ भी और विदाउट न्यूमेरिकल एग्जाम्पल भी। दैट मीन्स डेरिवेशन के द्वारा हम लोग यहाँ पे साबित करेंगे कि एपीसी और एपीएस 1 होता है। इसमें हम लोग सबसे पहले इक्वेशन शो करेंगे y इज इक्वल टू C प्लस S, यानी कि इनकम हमेशा इक्वल होती है कंजम्पशन और सेविंग्स के। उसके बाद इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड किया जाएगा y से। बाय डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 बाय y वी गेट y डिवाइडेड बाई y इज इक्वल टू C अपॉन y प्लस S अपॉन y, यानी हमने इक्वेशन नंबर 1 को y से डिवाइड किया। तो ऐसा करने पर हमें दिखाई देगा y अपॉन y का मतलब तो हो गया 1, और C अपॉन y का मतलब होता है APC, और S अपॉन y का मतलब होता है APS। हैंस प्रूव्ड। यही बात शो कर रहे हैं न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से। सपोज y इज इक्वल टू 100 एंड कंजम्पशन इज इक्वल टू 80। अगर इनकम है 100 और कंजम्पशन हो रहा है उसमें से 80, तो सेविंग होगी केवल 20। फॉर्मूला लगाएंगे एपीसी इज इक्वल टू C अपॉन y, दैट मीन्स 80 अपॉन 100, दैट मीन्स 0.8, और APS इज इक्वल टू S अपॉन y, दैट मीन्स 20 अपॉन 100, दैट मीन्स 20%, दैट मीन्स 0.2। तो इस प्रकार से हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि APC और APS का टोटल करने पर 1 ही आएगा। दैट मीन्स 0.8 प्लस 0.2 इज इक्वल टू 1, एंड हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट, प्रूव दैट MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1। इसमें भी हम लोग सेम इक्वेशन से ही स्टार्टिंग करेंगे। y इज इक्वल टू C प्लस S, यानी कि इनकम हमेशा इक्वल होती है कंजम्पशन और सेविंग्स के। इस इक्वेशन नंबर 1 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे डेल्टा से और डिवाइड करेंगे डेल्टा y से। ऐसा करने पर यही इक्वेशन हमें कुछ इस प्रकार की दिखाई देगी। जब मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा इसको डेल्टा से और फिर इसे डिवाइड किया जाएगा डेल्टा y से। किसी भी इक्वेशन को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पर और सेम नंबर से डिवाइड करने पर इक्वेशन पर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा करने पर डेल्टा y अपॉन डेल्टा y का मतलब हो जाएगा 1, डेल्टा c अपॉन डेल्टा y का मतलब हो जाएगा MPC, और डेल्टा s अपॉन डेल्टा y का मतलब हो जाएगा MPS।
और यहाँ पर ये प्रूव हो जाएगा कि एमपीसी प्लस एमपीएस हमेशा 1 ही होता है। यही बात अगर न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के साथ मांगी गई तो इस प्रकार का एग्जाम्पल दे दीजिएगा कि चेंज इन इनकम है 100 और चेंज इन कंजम्पशन है 90। इसका मतलब सेविंग में चेंज आएगा 10। फिर फॉर्मूला पुट कर दीजिएगा, एमपीसी इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, दैट मीन्स 90 अपॉन 100। यही वैल्यू यहाँ पुट कर दी जाएंगी, आंसर आ जाएगा 0.9। और एमपीएस इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, दैट मीन्स 10 अपॉन 100, दैट मीन्स 0.1। दोनों को प्लस करने पर आंसर फिर 1 आएगा। 0.9 प्लस 0.1 इज इक्वल टू 1 एंड अगेन हैंस प्रूव्ड। तो अभी हमने देखा कि एमपीसी और एमपीएस का टोटल 1 आता है। इसी प्रकार से पिछले पेज पर हमने देखा था एपीसी और एपीएस का टोटल भी हमेशा 1 ही आता है। ऑटोनॉमस कंजम्पशन का मतलब आपको बताया गया है पहले भी, कंजम्पशन नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन इनकम, दैट इट इज द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। वो कंजम्पशन जिस पर इनकम का असर नहीं पड़ता, यानी कि इनकम जीरो होने पर भी वो कंजम्पशन उतना ही होगा। ऐसे कंजम्पशन को हम लोग बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। एक्स एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एक्स एंड का मतलब होता है प्लैंड। इट रिफर्स टू प्लैंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स इन द इकोनॉमी, यानी आने वाले 1 साल में हमें कितना पैसा कंजम्पशन पर खर्च करना है, वो जब प्लान किया जाता है, उसकी जब योजना बनाई जाती है, तो वही कहलाता है एक्स एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सेम इसी प्रकार से एक्स एंड सेविंग्स। इन एन इकोनॉमी व्हाट वी प्लान टू सेव ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड इज कॉल्ड एक्स एंड सेविंग। तो पूरी इकोनॉमी में जो हम लोग प्लान बनाएंगे कि आने वाले समय में हमें कितनी सेविंग्स करनी है, वही कहलाएगा एक्स एंड सेविंग। एक्स एंड इन्वेस्टमेंट। In an economy, what we plan to invest during a particular period is called X and investment। यानी कि आने वाले समय में हमने जो प्लान बनाया है कि हमें कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, वही कहलाएगा एक्स एंड इन्वेस्टमेंट। एक्स एंड एग्रीगेट डिमांड। सेम इसी प्रकार से अगर हम लोग एक्स एंड कंजम्पशन और एक्स एंड इन्वेस्टमेंट को प्लस कर दें तो आ जाएगा एक्स एंड एग्रीगेट डिमांड। क्योंकि आपको फर्स्ट पेज पर इस चैप्टर में फॉर्मूला पढ़ाया गया था एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, यानी कि कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को सम करने पर ही आता है एग्रीगेट डिमांड। इन अ 2 सेक्टर इकोनॉमी, क्योंकि यहां पर हमने एज्यूम कर लिया था कि हमारी इकोनॉमी विदाउट गवर्नमेंट है और क्लोज्ड है, यानी कि हमारी इकोनॉमी में ना गवर्नमेंट सेक्टर होगा ना फॉरेन सेक्टर होगा। तो ऐसी इकोनॉमी में केवल हमें 2 सेक्टर्स दिखाई देंगे, एक हाउस होल्ड सेक्टर और दूसरा फर्म सेक्टर। इन अ 2 सेक्टर इकोनॉमी एक्स एंड एग्रीगेट डिमांड फॉर फाइनल गुड्स इज द सम टोटल ऑफ एक्स एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड एक्स एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स। यानी कि फॉर्मूला वही है बेबी, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। अगर एग्रीगेट डिमांड देखा जा रहा है प्लैंड, तो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट भी प्लैंड ही लिए जाएंगे। एक्स एंड वेरिएबल्स आर द बेसिस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। और ये बात इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि नेशनल इनकम के डिटर्मिनेशन का बेसिस क्या है, तो वहां पर बताएंगे एक्स एंड वेरिएबल्स जितने भी हैं, यानी कि एक्स एंड कंजम्पशन, एक्स एंड सेविंग, एक्स एंड इन्वेस्टमेंट, ये सभी एक्स एंड वेरिएबल्स से ही निर्धारित किया जाता है कि देश की नेशनल इनकम आने वाले समय में कितनी होगी।
एक्स पोस्ट सेविंग्स। पोस्ट का मतलब एक्चुअली हम लोगों ने पूरी इकोनॉमी में सेविंग कितनी की है, और ये देखा जाता है टाइम पीरियड पूरा होने के बाद। इन एन इकोनॉमी व्हाट वी एक्चुअली सेव और व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर डिडक्टिंग कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फ्रॉम इनकम इज कॉल्ड एक्स पोस्ट सेविंग, या इसी को बोल सकते हैं रियलाइज्ड सेविंग्स। यानी कि एक्चुअली हमने अपनी इनकम में से कंजम्पशन को घटाने के बाद कितना सेव किया है, वही कहलाएगी एक्स पोस्ट सेविंग। एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट, इन एन इकोनॉमी व्हाट वी एक्चुअली इन्वेस्ट और व्हाट वी एक्चुअली एड टू द फिजिकल एसेट्स ऑफ एन इकोनॉमी इज कॉल्ड एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट। एक्चुअली हमने इकोनॉमी में कितना इन्वेस्ट किया है, या कह सकते हैं कि एक्चुअली हमने इकोनॉमी में कितना कैपिटल फॉर्मेशन किया है। इसका मतलब कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होता है, व्हाट वी एक्चुअली एड टू द फिजिकल एसेट्स ऑफ एन इकोनॉमी, यह लिख सकते हो फिजिकल कैपिटल ऑफ एन इकोनॉमी। तो इकोनॉमी में एक्चुअली जितना अमाउंट इन्वेस्ट हुआ है या फिर एक्चुअली जितनी कैपिटल फॉर्मेशन हुई है, वही कहलाता है एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, इट रिफर्स टू द इन्वेस्टमेंट विच इज मेड विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है वो कहलाता है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, जैसा कि अधिकतर प्राइवेट सेक्टर में किया जाता है। अर्थात ये ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो इनकम बढ़ने पर बढ़ेगी और इनकम कम हो जाने पर कम हो जाएगी। नेक्स्ट, autonomous investment, it refers to the investment which is made irrespective of level of income as in government sector, और यहां पर माना जाएगा कि I इक्वल है I बार के, यानी कि वो इन्वेस्टमेंट जिसका संबंध इनकम के लेवल से नहीं होता, यानी कि चाहे इनकम बढ़े या इनकम कम हो जाए, इन्वेस्टमेंट का लेवल चेंज नहीं होगा, जैसा कि गवर्नमेंट सेक्टर में हमें दिखाई देता है अधिकतर। जब गवर्नमेंट डिसाइड कर लेती है कि आने वाले वित्तीय वर्ष में यानी कि फाइनेंशियल ईयर में हमें कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, तो उसका संबंध इनकम से नहीं होता। इनकम चाहे कम हो या ज़्यादा हो, जो डिसीजन एक बार गवर्नमेंट ने ले लिया कि हमें कहाँ पर कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, वहाँ पर उतना ही पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। दैट मीन्स आई बराबर होता है हमेशा आई बार के। और इस पूरे चैप्टर में हम लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट को एज्यूम किया था वो यही एज्यूम किया था कि इन्वेस्टमेंट हमेशा ऑटोनॉमस ही रहेगी। इंड्यूस्ड कंजम्पशन, इट इज डायरेक्टली डिटरमाइंड बाय द लेवल ऑफ इनकम, यानी कि वो कंजम्पशन जिसका सीधा संबंध होगा इनकम से, यानी कि ऐसा कंजम्पशन जो इनकम के बढ़ने पर बढ़ता है और इनकम के घटने पर घटता है। क्लियरली बी वाई शोज डिपेंडेंस ऑफ कंजम्पशन ऑन इनकम, यानी कंजम्पशन इक्वेशन में जो हमने देखा था कि सी बार प्लस बी वाई, जो सी बार था वो तो था ऑटोनॉमस कंजम्पशन, और जो बी वाई है यानी कि एम पी सी को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए इनकम से तो वही कहलाता है इंड्यूस्ड कंजम्पशन, अर्थात ऐसा कंजम्पशन जो डिपेंड है इनकम पर। ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब है कि सेविंग जीरो होंगी, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि कंजम्पशन का लेवल इक्वल होगा इनकम के लेवल के। बात एक ही है। द पॉइंट एट विच द लेवल ऑफ कंजम्पशन इज इक्वल टू लेवल ऑफ इनकम, तो वो पॉइंट जहां पर कंजम्पशन का लेवल इनकम के लेवल के इक्वल हो जाएगा, वहीं पर हमें दिखाई देंगी सेविंग्स जीरो हैं, और वही कहलाएगा ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में इसका मतलब अलग हो जाता है। माइक्रो लेवल में हम लोग केवल एक बिजनेसमैन पर ये बात अप्लाई करते हैं जहां पर देखते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस, और वही कहलाता है ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का ब्रेक इवन पॉइंट है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब हुआ
C is equal to Y. That means consumption is equal to income. Next topic is derivation of saving curve from consumption curve. इस डायग्राम में सबसे पहले हम लोग दिखाएंगे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड ओरिजिन। फिर वाई एक्सिस पर एक पॉइंट लगाएंगे जो शो करेगा ऑटोनॉमस कंजम्पशन को, ओ ए, और इतने ही डिस्टेंस पर नेगेटिव में भी साइन लगाएंगे जो शो करेगा ऑटोनॉमस सेविंग्स को, जो हमें इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि अगर इनकम का लेवल 0 है तो ओ ए ये कंजम्पशन का लेवल होगा और ओ बी ये नेगेटिव में सेविंग का लेवल होगा। फिर बनाएंगे कंजम्पशन कर्व, क्योंकि हमें यहां पर सेविंग कर्व को डिराइव करना है कंजम्पशन कर्व से। कंजम्पशन कर्व जो बनाएंगे उसका एंगल 45 डिग्री से कम होना चाहिए और येलो लाइन आपको शो करेगी 45 डिग्री। दैट मीन्स नेशनल इनकम को। जहां पर इनकम बराबर हो गई कंजम्पशन के, अर्थात जहां पर हुआ इंटरसेक्शन, वो तो कहलाएगा ब्रेक इवन पॉइंट। और ब्रेक इवन पॉइंट पर ही हमेशा एपीसी की वैल्यू 1 होती है, क्योंकि यहां पर कंजम्पशन इक्वल होगा इनकम के और सेविंग की वैल्यू यहां पर आएगी 0। तो जहां पर सेविंग की वैल्यू 0 है, एग्जैक्टली उसके नीचे आपको एक पॉइंट लगाना है। एक्स एक्सिस पर हमने शो किया है नेशनल इनकम को और वाई एक्सिस पर शो किया है टोटल एक्सपेंडिचर को। तो जहां पर एपीएस 0 आया था उसके नीचे एग्जैक्टली एक निशान लगाएंगे। तो अब हमें 2 निशान ऐसे मिल गए जो सेविंग कर्व को बना सकते हैं, क्योंकि सेविंग कर्व स्टार्ट पॉइंट बी से होगा, क्योंकि इनकम 0 होने पर सेविंग होगी ओ बी, और जब इनकम बराबर होगा कंजम्पशन के तो सेविंग 0 होगी। यानी कि सेविंग स्टार्ट होगी पॉइंट बी से और ये क्रॉस करते हुए जाएगी पॉइंट डी को। तो ये जो ब्लू कलर से आपको कर्व दिखाई दे रहा है यही कहलाएगा सेविंग कर्व। इसी बात को 6 पॉइंट्स के अंतर्गत यहां पर लिखेंगे। अगर एग्जाम में क्वेश्चन 6 नंबर का आता है तो आप 6 पॉइंट देंगे, 4 नंबर का आता है तो यही सारे पॉइंट्स आप 4 पॉइंट्स में एडजस्ट करेंगे, लेकिन पॉइंट्स पूरे होने चाहिए। दैट मीन्स ये जो कहानी आपको बताई जा रही है ये अधूरी नहीं छोड़नी है आपको, कि 4 नंबर का क्वेश्चन आया तो स्टार्टिंग लास्ट के आपने 2 पॉइंट छोड़ दिए, या स्टार्टिंग के 2 पॉइंट छोड़ दिए, या बीच के 2 पॉइंट छोड़ दिए। ऐसा नहीं कर सकते। क्वेश्चन चाहे 4 नंबर का आए तब भी और 6 नंबर का आएगा तब भी पूरी कंप्लीट बात आपको बतानी है कि ऑन वाई एक्सिस ओ ए हमने लिया था जो शो कर रहा है ऑटोनॉमस कंजम्पशन को, और ओ बी बराबर है ओ ए के, जहां पर ओ बी शो कर रहा है ऑटोनॉमस सेविंग्स को। पॉइंट नंबर 2, ए सी अर्थात जो रेड लाइन आपको दिखाई दे रही है रिप्रेजेंट द कंजम्पशन कर्व, एंड ओ वाई जो येलो लाइन आपको दिखाई दे रही है ये रिप्रेजेंट करती है 45 डिग्री लाइन। एट ब्रेक इवन पॉइंट एपीसी 1 होगा, एपीएस 0 होगा। एट पॉइंट डी सेविंग्स 0 हो जाएंगी, क्योंकि इसी पॉइंट पर एपीएस 0 था और एपीसी 1 था, और इसी पॉइंट पर हमने देखा था कि सी बराबर है वाई के। तो एट पॉइंट डी सेविंग 0 कहलाएगी, बिकॉज एट दिस लेवल ऑफ इनकम C is equal to Y. So the saving curve starts from point B. तो सेविंग कर्व पॉइंट B से स्टार्ट होगा एंड passes थ्रू पॉइंट D, और ये पॉइंट D को पास करते हुए जाएगा। ऐसा करने पर जब इन दोनों पॉइंट को हम लोग ज्वाइन करेंगे तो हमें ये ब्लू कलर की लाइन मिल जाएगी। बाय ज्वाइनिंग द पॉइंट्स बी डी वी गेट सेविंग कर्व। इस कर्व को ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि अगले पेज पर जो आपको पॉइंट्स बताए जाएंगे वो इसी कर्व से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बताई जाएंगी।
जो ध्यान देने वाली बातें हैं इंपॉर्टेंट, ये आपको याद नहीं करनी है, केवल ध्यान रखना है। द स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाई बी, यानी स्लोप कर्व की ढलान जो थी वो हमेशा डिपेंड करती है एमपीसी पर। द स्लोप ऑफ सेविंग फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाई 1 माइनस बी, यानी सेविंग कर्व की जो ढलान थी, सेविंग फंक्शन की जो ढलान थी, जो स्लोप था, वो डिपेंड करता है एमपीएस पर, यानी कि 1 माइनस बी। ब्रेक इवन पॉइंट, ये वो पॉइंट था जहां पर कंजम्पशन इक्वल हो गया था इनकम के। दैट मीन्स कंजम्पशन फंक्शन ने क्रॉस किया था 45 डिग्री लाइन को। एट द लेफ्ट ऑफ बीईपी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज मोर देन इनकम विच रिप्रेजेंट्स डिस सेविंग्स। ब्रेक इवन पॉइंट के अगर आप लेफ्ट में देखेंगे तो आपको हमेशा दिखाई देगा कि कंजम्पशन ज्यादा था इनकम से, और अगर इनकम कम है तो ज्यादा कंजम्पशन कहां से होगा, वो सेविंग से होगा, जिसकी वजह से हमें सेविंग नेगेटिव में दिखाई देंगी। तो सेविंग आपको हमेशा नेगेटिव में दिखाई देगी ब्रेक इवन पॉइंट के लेफ्ट में, जो शो करती है, रिप्रेजेंट करती है डिस सेविंग्स को। और राइट में आपको दिखाई देगा कि ब्रेक इवन पॉइंट के राइट में हमेशा इनकम ज्यादा है और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम है, जो रिप्रेजेंट करता है सेविंग्स को। यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट एट पॉइंट डी, जो पिछले पेज पर हमने देखा था अभी, उस डी पॉइंट के बाद आपको हमेशा सेविंग प्लस में आती हुई दिखाई देगी और उससे पहले हमेशा वो नेगेटिव में होगी। पॉइंट नंबर 6, इन दिस कंसेप्ट इट इज एज्यूम्ड दैट आवर इकोनॉमी इज क्लोज्ड एंड विदाउट गवर्नमेंट। इसलिए हमने एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला आपको बताया था, AD इज इक्वल टू C प्लस आई। उसमें से हमने G को हटा दिया था और X माइनस M, यानी कि नेट एक्सपोर्ट को भी हटा दिया था। दैट्स ऑल फॉर द सेशन। यहां पर आपका सेशन खत्म होता है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि लगातार आपको ऐसी वीडियोस मिलते रहें। अगर आप शेयर करेंगे, व्यूज बढ़ेंगे, तो उससे मैं भी एनकरेज होऊंगा और ज्यादा वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू।